आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आईपीओ बाजार में जिस तरीके से धुआंधार प्रदर्शन चल रहा है और धुआंधार तरीके से हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, हमारे सेगमेंट को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो आप सभी का बहुत हाथ जोड़ करके अभिनंदन। ऐसे ही प्यार देते रहिए और 6 लाख के सब्सक्राइबर आज पूरे हुए हैं, इसको अब नई ऊंचाई पर लेकर के जाइए, जल्दी से जल्दी 10 लाख के आंकड़े को पार कराइए। और हर्ष हमारे जुड़ चुके हैं तमाम सारे आंकड़ों के साथ। हर्ष, आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज से एक और नया आईपीओ। जी, एक आईपीओ है और इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मिडवेस्ट आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बिजनेस मॉडल, इसके स्ट्रेंथ और क्या रिस्क है। सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, फिर तमाम डेट्स और तमाम चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो मिडवेस्ट, अगर आप आईपीओ की बात करें तो 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। नेचुरल स्टोन्स की जो होती है एक्सप्लोरिंग, माइनिंग, आप एक्सपोर्ट की बात कर लीजिए या फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग, तमाम इससे जुड़ा हुआ इसका बिजनेस मॉडल है। कंपनी जो है काफ़ी बड़ी जो है प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ब्लैक ग्रेनाइट, यहाँ पर जो गैलेक्सी ग्रेनाइट की आप जानते होंगे कि तमाम घरों में जो रियल एस्टेट जो होता है, लग्जरी जहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे यहाँ पे ब्लैक जो यहाँ पे गैलेक्सी है ग्रेनाइट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि कंपनी की 16 ग्रेनाइट माइंस है। लेकिन अब सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो ये भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का। इसके बाद आप देखिए इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ पे ब्लैक गैलेक्सी यहाँ पे ग्रेनाइट की, तो उसमें जो इसकी हिस्सेदारी है 43% मार्केट शेयर पे आती है। इसके अलावा लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब आप देखिए, जब आप नेचुरल स्टोन्स को आप तराशते हैं, माइनिंग करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो तमाम तरह की यहाँ पे मशीनरी का, डीजल का इस्तेमाल होता है। तो कंपनी ने वहाँ पर निर्भरता कम करी है और कैप्टिव सोलर पावर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इसके अलावा क्योंकि हम लोग जानते हैं एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी हाई है यहाँ पे, तो और दूसरे प्लेयर का आना काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे। इसके अलावा अब वीकनेस की बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ की हमने बात कर ली यहाँ पर। तो कंपनी का ये जो रेवेन्यू है 51% जो रेवेन्यू वो जो है टॉप 10 प्लेयर से आता है यहाँ पर। आप ये समझ लीजिए उन पर निर्भरता ज़्यादा है। और सबसे बड़ा कंसर्न जो है यहाँ पर, चाइना पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, जो यहाँ पे ब्लैक गैलेक्सी जो है यहाँ पर ग्रेनाइट है, तो उसका जो हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा वो चाइना में एक्सप्लोरेशन होता है उसका, और वहाँ से कंपनी की निर्भरता उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दिखती है यहाँ पे। इसके अलावा नेचुरल स्टोन का जो रिजर्व है वो भी एक लगातार कंसर्न बना हुआ है। तो निर्भरता इस हिसाब से ओवरऑल यहाँ पे जो रिस्क देखने को मिलता है। अब वैल्यूएशन की एक बार हम लोग बात करें तो आप ये देखिए कि FY25 में जो पी है, इसका पी रेशो की बात करें तो वो 35.8x के आसपास है। और इसके अलावा एंटरप्राइज टू एबिटा की भी बात करें तो 22.4x के आसपास है, जो कि पीयर्स से ज़्यादा दिखाता है यहाँ पर। अब डेट्स की हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो 15 यहाँ पर अक्टूबर आज से खुल गया है, 17 अक्टूबर को ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 20 तारीख को इसका अलॉटमेंट होगा यहाँ पर, 20 अक्टूबर को, और लिस्टिंग की डेट जो है वो फ्राइडे को होती हुई दिखेगी यहाँ पर 24 अक्टूबर को। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें, यहाँ पर एक और प्राइस बैंड लेकर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी देखिए 1014 से लेके 1065 प्रति शेयर के भाव यहाँ पे प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट में 14 शेयर्स होंगे, क्योंकि भाव बड़ा है तो 14 शेयर ही आ पाएंगे। टोटल इशू साइज की बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा आईपीओ है 451 करोड़ के आसपास का आया है, जिसमें 42 लाख से ज़्यादा के शेयर होंगे। फ्रेश इशू की बात करें यहाँ पर आप देखिए तो 250 करोड़ है यहाँ पर, जिसमें 23 लाख से ज़्यादा शेयर हैं, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 201 करोड़, यानी कि फ्रेश इशू में हिस्सेदारी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर डिफरेंस इसमें है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स की, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए टोटल इनकम की बात करें 2023 में 522 करोड़ थी, वहाँ से 2024 में 603 करोड़ हुई, और 2025 में 343 करोड़, यानी कि 24 और 25 का कंपैरिजन अगर आप देखें तो 7% के आसपास का रेवेन्यू में जंप दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर, तो 2023 में ये 54 करोड़ था, 54.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद जंप आया अच्छा खासा, 100 करोड़ आया, और फिर 133 करोड़, यानी कि करीब करीब यहाँ पे 33-34% का जंप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखा है। एबिटा की बात करें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी दिख रही है, और बोरोइंग भी जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है मिडवेस्ट का, वो भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी जो यहाँ पे अपर प्राइस बैंड है उससे 145 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 13.5% से ज़्यादा की यहाँ पर जो है लिस्टिंग की संभावना है 1210 रुपये के भाव के आसपास। ये बात यहाँ पर निकल के आई है, 13-14% का ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। रवि सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की वैल्यूएशन ऐसी है कि जिसमें आपको लगता है कि करंट भाव पर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, ये एक सेट ऑफ इन्वेस्टर ही इस तरीके की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी थोड़ा सा अग्रेसिव प्राइस तो जरूर है, जिस हिसाब से
ईपीएस देखें और जिस हिसाब से यहाँ पर पी है उसको देखें तो बहुत ज्यादा स्पेस रिटेलर के लिए नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ओवरऑल फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पर एक बार को लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिड टर्म पे भी अगर आप लिस्टिंग के बाद आपको मौका मिल देगा कि आप इसको थोड़े दिन अगर होल्ड करना चाहें तो उस पर भी आपको रिटर्न्स बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी प्राइमा फेसी देखते हुए एक बार इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनती। अच्छा, ठीक है सर। कुछ लोग काफ़ी सारी क्वेरीज सर टाटा कैपिटल को लेकर के भी आ रही हैं, अभी हाल की लिस्टिंग है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? थोड़ी सुस्त शुरुआत रही, लेकिन क्या ये पोर्टफोलियो में अभी रखे रहें, एग्जिट करें, या और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर ऐसा मौका है कि 1 साल के लिए अगर रखें तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं? देखिए, टाटा कैपिटल अगर मैं एक कंपनी कंपैरिजन करता हूं तो मुझे विपुल जी ऐसा बहुत अग्रेशन नहीं दिखाई देता। उससे ज्यादा अच्छी कंपनी ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, जी। और जो इसका प्राइस है वो प्राइस मुझे इतना सूट नहीं कर रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल निवेश की रणनीति नहीं बनाऊंगा। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखूं तो मुझे लगता है 300 के आसपास के जब प्राइस आ जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा वैल्यूएशन होगा, तब वहां पर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अग्रेशन में हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो आपकी अपनी अलग थ्योरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, करेक्शन अभी ड्यू है। करेक्शन अभी को मिल सकता है। जैसे अब आई एम डिफरेंट के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ सर इसमें जो है डिस्कस कर लीजिए कि टाटा कैपिटल मिला है, होल्ड करें क्या अभी लंबे समय के लिए? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज हैं सर। ये डिफरेंट साहब को क्या उत्तर देंगे सर? देखिए, मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं बिल्कुल कैरी नहीं करता। और जो सिंपल स्ट्रैटेजी होती है जो आईपीओ मार्केट के लिए होती है कि आईपीओ मार्केट में निवेश किया, एक प्रॉफिट आया, पहले अपना प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद जो बचे हुए शेयर उनको आप जितना खेलते रहिए, जीरो पे हो गए, नीचे आए ऊपर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी आईपीओ की स्ट्रैटेजी आईपीओ के लिए ही फॉलो करनी चाहिए। और दूसरा एक और बात भी कहना चाहूंगा, बहुत से लोग बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, क्योंकि आईपीओ मार्केट पे दो लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक करता है लीड मैनेजर और एक करते हैं उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग टीम। तो उन लोगों से यही कहूंगा कि लीड मैनेजर का अगर कोई एनालिस्ट बोल रहा है कि इसको सब्सक्राइब कर लो तो आंखें खोल के करो। और एक करता है हर्ष सर, आईपीओ में मेहनत जो है। और हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हर्ष, ओवर टू यू। सर, लॉक इन पीरियड जो है, बहुत सारे आईपीओ अभी हाल ही में लिस्ट हुए हैं तो उनके लॉक इन पीरियड भी खत्म हो गए हैं। यहाँ पर श्रृंगार हाउस ऑफ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा एंथम बायो के देख रहे हैं। तो सर उसमें आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ पे निवेशकों को होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद जनरली कंपनियां जो है वो एग्जिट करती हैं, और उस टाइम पे एक डिप बहुत आता है। तो बेटर है कि आप पहले स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है उस पर तो एग्जिट करना ही ज्यादा समझदारी है। चलिए सर, इस बीच डीआरएस इनसाइट्स की तरफ से भी टिप्पणी आ गई है सर आपके चैनल की तरफ से, अभी मेरी निगाहें पड़ी। थैंक यू फॉर मेंशनिंग रवि सर, प्लीज़ फॉलो एवरीवन। तो ये जो देखिए डीआरएस इनसाइट्स के नाम से जो टिप्पणी आई है वहाँ पर जाकर के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये टिप्पणी यहाँ पर निकल के आई है। रेणु जी कह रही हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 6 लाख, इरिडा में मोमेंटम कब तक आ सकता है? मैम, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। कार्यक्रम को दोबारा देखिएगा या रात में 8 बजे देखिएगा, आपको मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही शुरुआत में ही इरिडा पर जो है टिप्पणी मिल सकती है। और चलिए जाते जाते, हालांकि अब थैंक यू करने का टाइम हो रहा है, 2-3 मिनट बाकी हैं, तो जब तक हमारे अगले मेहमान नहीं जुड़ जाते हैं बस 2-3 मिनट में इस सेगमेंट को और खींच लेते हैं, क्योंकि इसको वाइंड अप करने का कोई फ़ायदा है नहीं। प्रदीप हल्दर जी जुड़ने वाले हैं, तो तब तक सर ज़रा पीएनबी पे बता दीजिए राय। एक और शेयर हमारी रेणु जी जो हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया नहीं कि उनके पास किस भाव पे लिया हुआ है या लेना चाह रही हैं, लेकिन अभी रैली में क्या पीएनबी भी पार्टिसिपेट करेगा? अभी तो फिलहाल के लिए 117 पे ट्रेड करता हुआ 1.25% ऊपर, इंट्राडे हाई पे। मेरे हिसाब से तो पीएनबी ही एक ऐसा स्टॉक है जो शायद अपने पार्टिसिपेशन को बहुत कम रख पाएगा और 121 के रेजिस्टेंस को ब्रेक बहुत मुश्किल से कर पाएगा। अदर बैंक्स यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव अग्रेशन, जैसे कैनरा बैंक है वो देखिए काफी तेजी से बढ़ा है, पीएनबी उतना नहीं बढ़ पाया। तो मुझे लगता है कि दूसरे बैंकों पे ज्यादा भरोसा करें। चलिए, तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं समाप्त कर दिए, ताकि फिर बाकी प्रक्रिया आगे की शुरू हो जाए। इसके बाद जो है
तो रवि जी को थैंक्स कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, तो धन्यवाद हर्ष आपका है। तो रवि सर अभी 1 मिनट के लिए और हैं, 1-2 मिनट के लिए, तब तक 1-2 टिप्पणी और ले लेते हैं। फिलहाल के लिए IPO हो तो ऐसा में इतना ही।